चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज हमारे सेशन को और हम 5 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। सारे फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मॉक टेस्ट और पीडीएफ दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा आप सभी को पता है क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए होली की सेल चल रही है। सभी कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ देखने को मिल जाएंगे, तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो 2 या 3 दिन और आपके लिए सेल रहेगी, तो अभी आप इसका फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, चेकआउट कीजिए और वहां से आप किसी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम 5 मार्च के करंट अफेयर का। आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, फिल्म अभिनेता है दक्षिण भारत के। तो आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट को डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने लॉन्च किया है और इसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। देखिए, आप सभी को पता है जो वन्य जीव होते हैं वो खाने की तलाश में, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हाथी का जो झुंड होता है जंगलों में, वो खाने की तलाश में काफी बार गांवों की तरफ या शहरों की तरफ आ जाता है। स्पेशली गांव की तरफ जब वो जाते हैं ना, तो गांव के लोगों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि गांव के लोग भी आक्रामक होते हैं उन जानवरों के प्रति, वो जानवर भी आक्रामक होते हैं लोगों के प्रति। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, काफी लोग घायल हो जाते हैं, बहुत लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है। सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम जंगलों पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, तो वन्य जीव जो है फिर वो भोजन की तलाश में गांव की तरफ कूच करते हैं। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए और जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, इन्होंने राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो गांव की बाउंड्री होती है, स्पेशली जंगल से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो गांव की जो बॉर्डर एरिया है वहां पर अलर्ट सिस्टम लगाए जाएंगे, सीसीटीवीज लगाए जाएंगे, है ना, सीसीटीवीज कैमरास लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो अदर अलर्ट सिस्टम होता है पूरा, उसको लगाया जाएगा, ताकि अगर कोई भी वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ या कोई भी वाइल्ड एनिमल आता है गांव की तरफ, तो ये अलार्म सिस्टम इंफॉर्म कर सके। मतलब पूरी तरीके से अगर जंगली जानवर गांव की तरफ आते तो उन पर नजर रखेगा, गांव वालों को पहले ही इसकी चेतावनी जारी करेगा, और इस तरीके से इस पूरे अलर्ट सिस्टम के द्वारा जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया उसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। वैसे आंध्र प्रदेश में पहले से ही कंपनसेशन की व्यवस्था थी। अगर ऐसा कोई केस होता है, कोई घायल हो जाता है, कोई मर जाता है, तो पहले से भी कंपनसेशन की व्यवस्था थी। लेकिन अब जो प्रोजेक्ट हनुमान लाया गया, यहां पर कंपनसेशन बढ़ाया गया है। जिससे पहले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी किसी जंगली जानवर के हमले में, तो ऐसे केस में उसे 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर किया गया है राज्य में 10 लाख रुपए, और अगर कोई घायल होता है तो इस केस में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य में दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर था ना, ऐसे 2107 मामले रिपोर्ट किए गए और इनमें राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है राज्य के लोगों को। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश ने अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। पात्र निर्माता आयातक योजना किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम। इसे लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स नाम की संस्था के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसने हाल ही में देश में एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स स्कीम को लॉन्च किया। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब 2026-27 का बजट पेश किया था अभी फरवरी की शुरुआत में,
तब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी यूनियन बजट में। एक्चुअल में किया क्या जाएगा ये इसको समझो। जो मैन्युफैक्चरर है जो कि गुड्स इंपोर्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए, अगर गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना तो क्या होता है, उनको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अब कभी कभी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी पे करने में या ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इसी कंडीशन में भारत में प्रोडक्शन रुके ना उन मैन्युफैक्चरर का, उनका काम बाधित ना हो, तो इनको एक फैसिलिटी दी गई है। इसमें क्या होगा, जो निर्माता है ना बंदरगाह पर कस्टम ड्यूटी का तुरंत भुगतान न करके अपना सामान लेकर चला जाए, जो भी उसका इंपोर्ट गुड्स है उसको क्लियरेंस दे दिया जाएगा। क्लियरेंस मिल गया, वो अपना सामान लेके चले जाए, बाद में जो कस्टम ड्यूटी या जो शुल्क है ना उसका भुगतान वो बाद में या तो एक मुश्त कर दे या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा भी भुगतान कर सकता है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें जो हमारी रैंक है ना उसको सुधारने की तरफ भी एक कदम देखा जा सकता है, ताकि हमारे जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो कंपनीज है, जो प्रोडक्शन है वो बाधित नहीं होना चाहिए। देश में प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो जरूरी है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इजी वे में काम कर पाए, मेंटली फ्री होकर काम कर पाए। और ये जो कस्टम ड्यूटी का जो प्रॉब्लम आता है कि भाई टाइम हो गया, डिले हो गया, तो इसका जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाला गया है केंद्र के द्वारा, और इस स्कीम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा अभी लॉन्च किया गया। स्कीम का नाम है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स स्कीम। ठीक है, तो बजट में इसको अनाउंस किया गया था। अभी उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, जो ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल में उनकी सुधार करना, भारत में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। लेकिन यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा, क्या सारे मैन्युफैक्चरर्स को यह फैसिलिटी दी जाएगी? नहीं। सबसे पहले यहां पर जो सरकारी कंपनियां हैं उनको राहत दी जाएगी, और उसके बाद ऐसे मैन्युफैक्चरर, ऐसे निर्माता जिनका पहले का जो बोल सकते हैं स्कोर है वो बहुत अच्छा है, पहले से ही वो कड़ाई से कस्टम और जीएसटी के नियमों का पालन करते हैं, टाइम पर अपना जीएसटी फील करते हैं, उनकी रिपोर्ट अच्छी है, ऐसे जो मैन्युफैक्चरर है जो ट्रस्टेड है उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी। और जिनका टर्नओवर और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो, तो ऐसे फिर जो मैन्युफैक्चरर है उनको बिना कस्टम ड्यूटी के एक बार क्लियरेंस दे दिया जाएगा सामान का, और फिर वो आराम से पैसा पे कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एईओ पोर्टल के माध्यम से ये फैसिलिटी 1 मार्च 2026 से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा, आगे आने वाले 2 साल तक, ऑलमोस्ट 31 मार्च 2028 तक यह देश में लागू होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यह भारत सरकार का एक रेवेन्यू इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रभावी संग्रह, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और भारत में ट्रेड को सुगम बनाने के लिए काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत कार्य करता है, इसके अंतर्गत कार्य करता है। पहले एक दूसरे नाम से जाना जाता था, लेकिन 2018 में जीएसटी लागू होने के बाद इसके नाम को चेंज किया गया। स्थापना 1964 में की जा चुकी थी और विवेक चतुर्वेदी इसके आज अध्यक्ष के पद पर हैं वर्तमान में। द डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? द डर्मा कंपनी जो कि एक कॉस्मेटिक ब्रांड बनाने वाली कंपनी है, इसने अपना हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा भारत की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर रही है ना। तो द डर्मा कंपनी जो है ना, इसने अपने एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए जो कि सनस्क्रीन कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सानिया मिर्जा को। एक भारतीय स्किन केयर ब्रांड है द डर्मा कंपनी, 2020 में यह स्थापित हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वैसे आपको एक कैटेगरी तो नहीं पूछी जाएगी, पर ब्रांड या कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर पूछी जाएगी, तो ये सानिया मिर्जा बनी है। आपको पता है अक्टूबर 2025 में सानिया मिर्जा एलन सोली की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था इसको। एलन सोली एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी सानिया मिर्जा है। इसके अलावा एक और कंपनी बोल्ड फिट की ब्रांड एम्बेसडर है। यहां तक कि तेलंगाना राज्य की ब्रांड एम्बेसडर भी सानिया मिर्जा है। और अब ये द डर्मा कंपनी की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पूर्व टेनिस प्लेयर, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुंबई से संबंधित है। वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग रही है इनकी विमेंस डबल में 2015 में, और इसके अलावा ओलंपिक में भी इन्होंने टेनिस में भारत को रिप्रेजेंट किया है 2008, 2012 और 2016 में।
अवार्ड देखें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड 2004 में दिया गया था, पद्मश्री 2006 में दिया गया था, खेल रत्न अवार्ड इनको 2015 में और पद्म भूषण 2016 में दिया जा चुका है सानिया मिर्जा को, है ना। आगे बढ़ेंगे। जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? आपको पता है इंडिया में जन औषधि डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भारतीय जन औषधि डे 7 मार्च को। तो इंडिया में अभी जन औषधि वीक मनाया जा रहा है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। तो 7 मार्च को ही भारतीय जन औषधि दिवस भी है, तो यह भी याद रखिएगा। और इस बार 8वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा 7 मार्च को। तो वीक और डे दोनों को मनाए जाने का अगर उद्देश्य देखें तो इंडिया में जो सस्ती और जो भरोसेमंद जेनरिक मेडिसिन है उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, और इसके अलावा जो वीक होता है ना उसमें अलग अलग जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं इंडिया में, और उसके माध्यम से अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है ये वीक के तहत। और डे को मनाए जाने का उद्देश्य भी यही है कि भारत में सस्ती और जो ट्रस्टेड जेनेरिक मेडिसिन है उसको बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जा सके। तो ये वीक और डे दोनों साथ में मनाए जाते हैं। तो 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया जा रहा है और 7 मार्च को 8वां जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत ये वीक और डे दोनों मनाए जाते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंतर्गत कार्य करता है। अब यहां पर जन औषधि दिवस की अगर हम थीम की बात करते हैं, डे की तो थीम पूछी जाती है, तो जन औषधि इज अफोर्डेबल टू रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग्स। ये 2026 में भारतीय जन औषधि दिवस या नेशनल जन औषधि दिवस की थीम रखी गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये एक योजना थी भारत में 2008 में से इंट्रोड्यूस किया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जब ये 2008 में आई थी तब यूपीए का शासनकाल था और इसे जन औषधि योजना के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। काफी समय ये चली, बाद में फिर से बंद किया गया, लेकिन 2015 में इसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के नाम से फिर से शुरू किया गया। 2016 में जो वर्तमान नाम है ये मिलता है इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से। इसका उद्देश्य वही है, काम वही है, भारत में जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको किफायती दवाएं उपलब्ध की जा सके, उन्हें जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाई जा सके। यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये इनिशियल देखें 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्तमान नाम इसको 2016 में मिला है। अगर इस स्कीम के सक्सेस देखें ना तो इसके तहत भारत में अभी 18,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र कार्यरत है और गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2027 अगले साल तक इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 तक की जा सके। ओके, तो ये काम लगातार चल रहा है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। आगे बढ़ें। अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लीग का आयोजन किया जाता है, अस्मिता विमेंस स्पोर्ट्स लीग, और इसका आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर। तो इंटरनेशनल विमेंस डे को रिप्रेजेंट करता है अस्मिता विमेंस स्पोर्ट्स लीग। भारत में जो युवा मामलों के और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री के पद पर है निखिल खड़से, इन्होंने अस्मिता विमेंस स्पोर्ट्स लीग के स्पेशल एडिशन को अनाउंस किया है। ये 8 और 9 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा भारत में अलग अलग जगह पर। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को इंडिया में मनाया जाता है। तो ये जो लीग आयोजित की जा रही है इसका भी उद्देश्य क्या है? खेलों में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके। तो अगर अस्मिता का फुल फॉर्म देखते हैं तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन, यह इसका उद्देश्य या फिर एक नाम का पूर्ण रूप है। जमीनी स्तर पर गर्ल्स और विमेंस को खेलों में खेलों के प्रति अवेयर करना, खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, यह अस्मिता विमेंस स्पोर्ट्स लीग को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर यह आयोजित किया जाएगा। इसकी भारत में शुरुआत 2021 में की गई थी। खेलो इंडिया के तहत ही इसका आयोजन किया जाता है।
तो अभी जो आयोजित होगा 8 और 9 तारीख को 250 जिलों में पूरे इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा और 2 लाख से ज्यादा गर्ल्स यहां पर पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। मुख्य रूप से एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट यहां पर आयोजित किए जाएंगे, स्पेशली जो दौड़ है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इनका आयोजन किया जाएगा। 3 कैटेगरी बनाई गई है, अंडर 13, 13 टू 18 ईयर्स और फिर 18 ईयर्स के ऊपर की कैटेगरी। तो ये ऐसी इसका देखिए हर जगह पर इसको मेडल की तरीके से नहीं देखा जाता, मेडल टेली की तरीके से नहीं देखा जाता, लेकिन यहां पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह आयोजित की जाती है। भारत स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल लेवल की एक स्टील कॉन्फ्रेंस या समिट आयोजित की जाएगी। यह भारत में आयोजित की जा रही है और पहला एडिशन है भारत स्टील समिट या शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन ऑब्वियसली बात है नई दिल्ली में किया जाने वाला है। यह आयोजित की जाएगी अप्रैल मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ 16 और 17 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में 2 दिवसीय इंडिया स्टील समिट 2026 को, है ना। ये पहला ही एडिशन है और ये इंटरनेशनल लेवल की समिट होगी। वर्ल्ड के अलग अलग जो स्टील क्षेत्र के जो उद्योगपति है, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो यह सभी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और स्टील को लेकर फ्यूचर में जो प्लान है उन पर बात की जाएगी। जो हर्डल्स हैं इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, स्टील के निर्माण में, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आयोजन करवाएगी। उद्देश्य नेक्स्ट जनरेशन स्टील इकोसिस्टम, है ना, ग्रीन स्टील को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट जनरेशन स्टील इकोसिस्टम के भविष्य पर चर्चा करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो बिजनेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनके बीच में हम कैसे तालमेल को बढ़ा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाने वाली है। तो ग्लोबल इवेंट है, स्टील टेक्नोलॉजी, माइनिंग, व्यापारी कंपनियों के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, जो ग्लोबल डिप्लोमेट्स हैं, वो सभी यहां पर हिस्सा लेंगे और स्टील के विकास पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो इंटरनेशनल लेवल का ये पहला इंडिया स्टील समिट है 2026 में, अप्रैल मंथ में आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इंडिया का लक्ष्य है कि 2030 तक हम अभी 300 एमटी, भारत ने वर्ष 2030 तक 300 एमटी और 2035 तक हम 400 मीट्रिक टन तक स्टील का उत्पादन कर सके, ये क्षमता हासिल कर सके। इसलिए समय समय पर ऐसे समिट का आयोजन किया जाता है। वैसे समिट तो पहली बार आयोजित की जा रही है, लेकिन स्टील को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियों से इस तरीके की जो छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जाती रही है। ठीक है, जो शिखर सम्मेलन है उसका मेन फोकस होगा एक तो ग्रीन स्टील को बढ़ावा देना, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्टील का निर्माण करना, और इसके निर्माण में रिन्यूएबल एनर्जी यूज को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को कैसे समाहित किया जा सकता है, एआई को कैसे यूज किया जा सकता है ना, स्टील के प्रोडक्शन को कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी प्रोसेस को कैसे सिंपल किया जा सकता है, और इसके अलावा इंडिया को स्टील उत्पादन में कैसे हम ग्लोबल हब बनाएं, वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसको हम कैसे मजबूत करें, और रॉ मटेरियल जो है स्टील का उसकी सुनिश्चितता को कैसे बनाएं, इन सभी मुद्दों पर यह फोकस में रहेंगे इस शिखर सम्मेलन में, और यहां पर बात की जाने वाली नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये एक कॉन्फ्रेंस है, एक समिट है, जिसका आयोजन 2026 में किया जा रहा है स्पेन के बार्सिलोना में। ठीक है, तो स्पेन के बार्सिलोना में ये 2 से 5 तारीख, आज ये खत्म हो जाएगा, 5 मार्च तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से, भारत का जो डेलीगेशन ग्रुप है ना, उसके लीडर हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो हमारे इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस को आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो ग्लोबल लेवल पर जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, है ना, उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं मोबाइल या डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, और भविष्य में कैसे एक सुरक्षित नेटवर्क को तैयार किया जा सके, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। तो ये कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? स्पेन के बार्सिलोना में।
और आयोजन करवाने वाली संस्था है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। 37th एडिशन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का। इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी और इस बार ये 37वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। आयोजन करवाने वाली संस्था की बात करें तो ये क्या है, कम्युनिकेशन एसोसिएशन, मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। दुनिया भर की जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स है ना, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलकर मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के नियम और स्टैंडर्ड तय करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी और जो उसका स्टैंडर्ड है उनको तय करने का काम इसी संस्था का है। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। स्थापना इसकी 1995 में की गई थी। वैसे पहले ये अलग अलग नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, बाद में मर्ज करके 1995 में ये संस्था अस्तित्व में आती है, GSMA। तो यही मोबाइल जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए समय समय पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का भी आयोजन करवाती है। 2026 में यह आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? तो 75 बिलियन डॉलर का एक द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट है जो कि रिन्यू किया गया है भारत और जापान के मध्य में। ये समझ नहीं आया सर, ये द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट क्या है? मैंने तो यही है समझना। देखिए पहले तो हम न्यूज देखेंगे, न्यूज क्या है, द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता है ना, इसे कहा जाता है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। इंडिया और जापान के बीच में ये जो एग्रीमेंट है ना 2008 में हुआ था पहली बार, और फिर इसको समय समय पर बढ़ाया गया है काफी बार, और अभी एक बार फिर से 2026 में इसको रिन्यू किया गया है। एग्रीमेंट का जो आकार है ना वो 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। सर ना तो एग्रीमेंट समझ में आया, ना ही ये 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर समझ में आ रहा है कि करने क्या वाले। तो समझो, अगर हम बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एक एग्रीमेंट है करेंसी एक्सचेंज को लेकर। होगा क्या, जब जापान में अमेरिकी डॉलर, जैसे क्या होता है वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है ना वो अमेरिकी डॉलर में होता है, तो मान लो जापान के पास अमेरिकी डॉलर की कमी आ गई, अब वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी जो मुद्रा येन वो इंडिया के पास रखेगा और इंडिया से वो अमेरिकी डॉलर कैश कर लेगा। उसके येन की जो वैल्यूएशन है ना उतनी वो येन दे देगा और हमसे क्या ले लेगा, अमेरिकी डॉलर। सेम हम भी करेंगे। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो जापान का जो केंद्रीय बैंक है बैंक ऑफ जापान, ये करने वाला है ऐसा। और अगर इंडिया के पास अगर अमेरिकी डॉलर की कमी आती है, हमको काफी चीजें खरीदनी पड़ती है अमेरिकी डॉलर से, है ना, क्योंकि वर्ल्ड में एक्सेप्ट उसी को किया जाता है अधिकतर जगह पर। तो अगर हमारे पास अमेरिकी डॉलर कम है तो हम रुपए दे देंगे किसको, जापान को, जापान का जो केंद्रीय बैंक है उसको, और जापान क्या करेगा, अमेरिकी डॉलर हमको दे देगा उतनी राशि का। या फिर एक दूसरे की करेंसी को भी एक्सचेंज किया जा सकता है ना, हम रुपए देके उससे येन ले ले या फिर वो हमको येन देके भारतीय रुपए ले ले अगर उसमें उसको ट्रेड करना है। तो इस तरीके से ये फैसिलिटी है दोनों देशों की केंद्रीय बैंक के बीच में, ये समझौता हुआ है, तो दोनों देशों के बीच में हुआ है, ये है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। अब आता है 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसमें क्या होगा कि अधिकतम 75 जो अरब अमेरिकी डॉलर है उसकी ही मुद्रा का एक्सचेंज किया जा सकता है, उससे ज्यादा का नहीं किया जाएगा। तो ये 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की मुद्रा को एक्सचेंज किया जा सकता है दोनों देशों के मध्य में। आई होप समझ पाए होंगे। तो इंडिया और भारत के बीच में ये जो बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट है ना, ये 2008 में पहली बार साइन किया गया था। इसके बाद ये 2018 में रिन्यू किया गया, 2020 में रिन्यू किया गया, फिर अब 2026 में इसे रिन्यू किया जा रहा है। समझ में आया? तो इंडिया और जापान के बीच में इसे रिन्यू किया गया एक बार फिर से। नई भूमिगत अंधी मछली गिटचक नकाना किस राज्य में खोजी गई है? इसका सही नाम ले रहा हूं ना मैं, गिटचक। ओके, तो गिटचक नकाना ये एक अंधी मछली की प्रजाति है जिसे भारत में खोजा गया है असम राज्य में, है ना। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि गिटचक नकाना जिसकी हाल ही में खोज की गई है किसकी प्रजाति है, तो मछली की एक प्रजाति है ना। तो असम में कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम ने असम के एक कुएं से इस अंधी मछली की नई प्रजाति की खोज की, और मछली का जो नाम है ना ये गारो भाषा में रखा गया है गिटचक नकाना। इसमें गिटचक का मतलब क्या होता है, लाल कलर,
गिटचक। क्योंकि क्या है ना, इस मछली को अगर हम देखेंगे ना तो ये एक तो ट्रांसपेरेंट दिखती है और इसके जो खून और अंदरूनी जो ऑर्गन्स है ना वो भी दिखाई देते हैं, तो ये पूरी लाल दिखाई देती है, इसलिए इसको गिटचक। और फिर नकाना का अर्थ होता है अंधी मछली, क्योंकि ये देख नहीं सकती। तो गिटचक नकाना ये गारो भाषा का शब्द है और ये मछली की प्रजाति खोजी गई है असम राज्य में, भारत में, एक कुएं से। अब इंटरेस्टिंग ये है कि जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है ना उसमें पाई जाने वाली स्पीशीज है मछली की। जमीन के नीचे जो प्राकृतिक पानी के भंडार है, एक्वाफेर जिसे कहा जाता है, उसमें पाई जाने वाली ये मछली की प्रजाति। अब आता है यहां पर अगर हम बात करें कि भूमिगत जल भंडार एक्वाफर क्या होता है, तो देखिए जब हम बोरिंग करते हैं, हेडपंप खोदते हैं, कुएं खोदते हैं, तो जमीन के अंदर जो पानी का फ्लो है ना वो निकल के आता है, सही है, वो ही है भूमिगत जल भंडार। तो उसमें पाई जाने वाली मछली की स्पीशीज है, मतलब ये किसी तालाब या नदी में नहीं मिल रही है, ये भूमिगत जल में पाई जा रही है। पूरे वर्ल्ड में 37,000 से अधिक फिश स्पीशीज देखने को मिलती है, उसमें से केवल 1% ही होती है जो कि अंडरग्राउंड वाटर में रहती है ना। अब यहां पर भी अंडरग्राउंड, यहां पर समझना अंडरग्राउंड रहती है अंदर की तरफ, और उसमें से 1% में से भी केवल 10% से भी कम है। अगर 1% को हम 100% मान ले तो उसमें से 10% से भी कम है जो कि भूमिगत जल भंडारों में रहती। तो आया समझ में? तो ये नई मछली की प्रजाति इसलिए ज्यादा यूनिक हो जाती है। गिटचक नकाना इसको नाम दिया गया और इसकी खोज की गई है कहां पर? इसे खोजा गया है असम में। लास्ट क्वेश्चन, केपी उन्नीकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो केपी उन्नीकृष्णन की बात करें तो ये एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, केरला से आते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं केरला से। अभी इनका 89 ईयर की एज में निधन हो गया है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि केरला में रिकॉर्ड है कि एक ही सीट से सबसे ज्यादा बार लोकसभा के मेंबर बने है ना। केरला में जो वडाकारा लोकसभा सीट है वहां से ये 7 बार 1971 से 1996 तक लगातार 7 बार एक रिकॉर्ड है, ये एक ही सीट से लोकसभा के मेंबर रहे। ठीक है, तो केपी उन्नीकृष्णन 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। पॉलिटिशियन थे, 1989 से 1990 में ये वीपी सिंह गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग और सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री रहे, है ना, मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग और सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो यूनियन मिनिस्टर भी रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। 1990 में जब गल्फ वॉर हुआ था ना, तो वहां फंसे हुए खाड़ी देशों में फंसे हुए इंडियंस को निकालने में इन्होंने काफी काम किया था। 1.5 लाख से ज्यादा इंडियंस निकाले गए थे, उसमें अधिकतर केरला के रहने वाले लोग थे। ठीक है, तो केपी उन्नीकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया 89 ईयर की एज में। पॉलिटिशियन थे केरला से, कांग्रेस के वरिष्ठ या सीनियर लीडर। ठीक है, तो 5 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं, सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं। अब हम चलते लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 8 बाघों की मृत्यु के कारण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सुर्खियों में रहा, ये किस राज्य में? तो ये देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने अपना अंतिम वनडे मैच इंडिया के खिलाफ खेला है। महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर बुक का विमोचन किसने किया? तो ये डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहां किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। 55वां नेशनल सेफ्टी वीक 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 4 मार्च से 10 मार्च तक। ईरान का अंतरिम सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया? तो अयातुल्ला अली रेजा अराफी को। दिव्यांग सहायता पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित किया जाएगा? तो यह है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह है बीपी सिंह। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? सुनेत्रा पवार। 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन असम में किया गया और वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को।
ये सारे हमारे कल के सेशन के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उसका आंसर अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? भारत के 93 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो ये तीनों क्वेश्चन आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।